नमस्कार, मैं राकेश कुमार। द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन वैसे विषय या मुद्दे को लेकर के आता हूं या ऐसी खबरों का मैं विश्लेषण करता हूं जिस पे संपादकीय लिखे जाने की संभावना निहित होती है, यानी वह उस दिन का प्रमुख मुद्दा होता है। या तो संपादकीय लिखी जाती है, लिखे जाने की उसमें संभावना निहित होती है। आज मैं संसद में हंगामा जो हुआ है उस पर चर्चा करूंगा। उसमें दो विषयों पे हंगामा हुआ है, उसका मैं परत खोलूंगा और उसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य है, सरकार का क्या पक्ष है और विपक्ष का क्या पक्ष है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और कैसे भाषाई आधार पर राजनीति तमिलनाडु की एक प्रवृत्ति रही है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इस बजट सत्र का दूसरा चरण है उसके प्रथम दिन ही राज्यसभा और लोकसभा हंगामे के भेंट चढ़ी। इसकी दो मुख्य वजह थी। एक वजह थी कि मुर्शिदाबाद और बर्धमान जिले में दो वोटर आईडी एक ही नंबर के मिले हैं। ऐसे कई उदाहरण मिले। इसमें वहां की सरकार, जो ममता बनर्जी की सरकार है, ऐसा कहती है कि चुनाव आयोग जो वोटर आईडी में गड़बड़ी करती है और इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है अन्य राज्यों में। आखिर एक ही वोटर आईडी के नंबर से दो अलग अलग जिलों में कई कार्ड्स कैसे बने, इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी का तर्क है कि चुनाव आयोग का काम जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है और चुनाव जो है लोकतंत्र के प्राण है। वैसे में वोटर आईडी और वोटर लिस्ट पे निष्पक्षता की जरूरत है। चुनाव आयोग को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस विषय पर बहस कराने के लिए विपक्ष मांग कर रहा था। राज्यसभा में जो उपसभापति हरिवंश जी, उन्होंने राज्यसभा के नियम 267 का हवाला देते हुए बताया कि इस पे वोटर आईडी और वोटर लिस्ट पे जो विसंगतियां हैं उससे संबंधित विपक्ष की मांग, चर्चा कराए जाने की मांग को नकारा जाता है, नकार दिया गया। जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके नेतृत्व में पूरा विपक्ष वॉकआउट किया। एक घटना तो राज्यसभा की। अब दूसरी घटना लोकसभा की बताते हैं। लोकसभा में जो अनाद्रमुक डीएमके के जो सांसद हैं, उन्होंने जो है हंगामा शुरू किया और उन्होंने आरोप लगाया, सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन के नाम पे, यानी जो 2026 में विधानमंडलों में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में जो सीटों का परिसीमन होना है, उस संदर्भ में तमिलनाडु के साथ ज्यादती कर रही है। अब ज्यादती का पक्ष क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा इनका आरोप था कि पीएम श्री योजना के तहत जो है तमिलनाडु को धन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही त्रिभाषा फॉर्मूला, जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत, ऐसा डीएमके के सांसदों का आरोप था कि भारत सरकार तमिल को दरकिनार कर, तमिल के साथ भेदभाव कर हिंदी को वहां जबरदस्ती थोपना चाहती है। अब दोनों पक्षों को हम जानते हैं कि क्या है पीएम श्री योजना, क्या है, और पीएम त्रिभाषा फॉर्मूले का तमिलनाडु क्यों विरोध कर रहा है। द्रमुक के सांसदों का कहना था कि त्रिभाषा फॉर्मूले के नाम पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसे नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, इसमें त्रिभाषा फॉर्मूले यानी तीन भाषा, एक स्थानीय भाषा की बात है, अंग्रेजी, इसके अलावा हिंदी पढ़ाने की बात है। गैर हिंदी राज्यों में ऐसी स्थिति की बात की गई, लेकिन उसके नाम पर जो है हिंदी को पढ़ाने के लिए या हिंदी को वहां बढ़ावा देने के लिए तमिल के साथ भेदभाव की बात केंद्र सरकार कहती है, ऐसा द्रमुक के सांसदों का आरोप है। इसके प्रत्युत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है जवाब आया सदन में। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसे बाद में द्रमुक सदस्यों के आपत्ति के बाद उन्होंने वापस ले लिया। संसदीय मर्यादाओं का, परंपराओं का निर्वहन किया और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने भी उन शब्दों को कार्रवाई से वापस ले लिया। यह तो संसदीय परंपरा और संसदीय जो नियम और आचरण है उसके अनुकूल किया गया प्रयास था। लेकिन आखिर जानते हैं कि क्यों द्रमुक जो है
स्टालिन के नेतृत्व में जो द्रमुक पार्टी है, डीएमके पार्टी है, वह तमिलनाडु में त्रिभाषा फॉर्मूले यानी का विरोध कर रही है। और क्यों? पीएम श्री के नाम पर फंड नहीं मिलने, पीएम श्री योजना के नाम पर नहीं फंड मिलने का विरोध कर रही है। इसके प्रत्युत्तर में जो है धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? धर्मेंद्र प्रधान जी का वक्तव्य था कि पीएम श्री योजना के तहत फंड उन्हीं राज्यों को दिया जाता है जो नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू करने का करार करते हैं। तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का करार नहीं किया, इसलिए पीएम श्री योजना के तहत फंड मिलने की बात करना बेईमानी है और सरासर गलत आरोप है, इल्जाम है। अब आते हैं त्रिभाषा फॉर्मूले पे। नई शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाया गया था, लेकिन उसमें हिंदी की अनिवार्यता पर कोई बल नहीं था। त्रिभाषा फॉर्मूले में जो 3 भाषाओं को पढ़ाना है, एक जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाना है, एक अंग्रेजी, अंग्रेजी के अलावा आप हिंदी या संस्कृत जैसी भाषाओं को पढ़ा सकते हैं। द्रमुक पार्टी, उसके प्रधान और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब जो है विरोध स्वरूप कहते हैं कि भारत सरकार हिंदी को तमिलनाडु में थोपना चाहती है और तमिल के साथ, जो तमिल भाषा के साथ भेदभाव कर रही है। जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि इसमें जो है जैसे ही करार की बात हुई थी तो गैर भाजपा शासित राज्यों में, पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह कहा गया था कि हिंदी की अनिवार्यता, पढ़ाने की अनिवार्यता त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत जो है समाप्त कर दी गई है। अब स्टालिन साहब हिंदी का तो विरोध कर ही रहे हैं और इतने उग्र हो गए हैं कि वे जो है संस्कृत का भी विरोध कर रहे हैं। दूसरी जो बात थी परिसीमन वाली, परिसीमन 2026 में किए जाने की बात है, ऐसा संशोधनों के तहत जो है किया गया था कि 2026 में के बाद ही परिसीमन यानी यहाँ सीटों की संख्या, जो विधायिकाएं हैं, चाहे केंद्रीय विधायिकाओं की बात करें या विधानमंडलों की बात करें, राज्यों की विधायिकाओं की बात करें, वहां सीटों को बढ़ाया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। स्टालिन का ऐसा मानना है कि जो दक्षिण के राज्य हैं, अगर परिसीमन किया जाएगा तो दक्षिण के राज्यों को इससे घाटा होगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की जो नीतियां थी, उस नीति के आधार पर जो है 1971 में यह फैसला लिया गया था कि सीटों का जो है विधायिका के सीटों को में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। निर्णय यह भी था कि जनसंख्या नियंत्रण नीति के तहत जो है परिवार नियोजन के उपाय अपनाए जाएंगे और इसमें अगर ऐसा परिसीमन किया जाता है तो वैसे राज्य जो कि जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को अपना करके, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपना करके जनसंख्या को घटाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, उन्हें इस तरह का घाटा होगा। अब चूंकि अगले साल चुनाव है तमिलनाडु में, तो उस स्थिति को, वहां मुद्दा को जिंदा रखने के, मुद्दा को गरमाने के लिए जो डीएमके के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, एम.के. स्टालिन, वो मुद्दों को गरमा करके रखना चाहते हैं और उनका मानना है कि परिसीमन की स्थिति में तमिलनाडु जैसे राज्य जो कि जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उन्हें घाटा होगा। इसलिए उनका कहना है कि अगर परिसीमन किया जाए तो 1971 के पहले वाली जनसंख्या के आधार पर की जाए, क्योंकि इससे तमिलनाडु जैसे राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को अपनाया था और जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे की स्थिति में आ गया है, 1.8 के आसपास है, तो उन्हें जो है विधायिका के सीटों में घाटे की आशंका दिख रही है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस आशंका को खारिज किया, कहा कि किसी भी स्थिति में परिसीमन में जो जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी रूप से लागू करने वाले राज्य थे, उनको घाटा नहीं होने दिया जाएगा। कई अखबारों ने इस पे संपादकीय लिखा, त्रिभाषा फॉर्मूले पे लिखा कि नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूले में एनईपी में जो है हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। तो वैसी स्थिति में एम.के. स्टालिन का यह कहना कि त्रिभाषा फॉर्मूले के आधार पर तमिल भाषा को के साथ भेदभाव किया जाना और हिंदी को जबरदस्ती थोपना, यह जो है एक राजनीति में मुद्दे को जिंदा रख करके राजनीतिक क्षुद्रता शब्द का प्रयोग किया गया है अखबारों में, का परिचय दिया जा रहा है स्टालिन के द्वारा।
दूसरा, अखबारों ने संपादकीय में लिखा है कि अभी परिसीमन की बात तो तब होगी जब जनगणना कराई जाएगी। अभी जनगणना 2021 ही संपन्न नहीं हुआ है, 21 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुआ, आगे जनगणना कराई जाएगी, इसके बाद परिसीमन की बात होगी। और परिसीमन में भी जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी रूप से लागू कराने वाले राज्यों में को इसका घाटा नहीं होने दिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में इन्हें राजनीति के रूप में चीजों को आगे बढ़ाना और राजनीतिक जमीन की सतह तलाशना जो है, तमिलनाडु में जो सत्ता खिसकती हुई उनकी दिख रही है, सत्ता के जो डीएमके की जनाधार जो है, डीएमके का जनाधार जो वहां तक खिसकता हुआ दिख रहा है, उसमें भाषा और परिसीमन को मुद्दा बना करके राजनीति तलाशने का प्रयास है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध जो है आंदोलन का हिस्सा रहा है, यह प्राचीन परंपरा है। जब 1937 में वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी और सी राजगोपालाचारी ने हिंदी को, हिंदुस्तानी भाषा को जो है वहाँ राज्य भाषा के रूप में, राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया था, तो सी अन्नादुरई और जो करुणानिधि हैं उन्होंने हिंदी के विरोध में आंदोलन किया था और जेल गए थे, और उसी में करुणानिधि की जो है राजनीतिक जमीन भी तैयार हुई थी। लेकिन तमिल के कवि हैं सुब्रमण्यम भारती, जो कि हिंदी जो इंडिया अखबार के संपादक थे, वे हिंदी के लिए एक विशेष पन्ना दिया करते थे, और उनका ऐसा मानना था कि 30 करोड़, उस समय 1906 की बात है, 1906 में 30 करोड़ भारत की आबादी, तो उसमें लगभग 8 करोड़ हिंदी को बोलती है, और बंगाल सहित महाराष्ट्र वगैरह राज्यों में हिंदी को आसानी से समझी जाती है। वैसे में अगर तेलुगु भाषी और तमिल भाषी भी चाहे तो हिंदी को सीखने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। और अपने जिस अखबार के संपादक थे, इंडिया अखबार के संपादक थे, उसमें वे एक पन्ना हिंदी को दिया करते थे। भारत सरकार ने जो है अभी कुछ साल पहले सुब्रमण्यम भारती के सम्मान में भाषा से संबंधित एक अवार्ड भी घोषित किया है। तो जहां एक तरफ हिंदी को अपनाने की बात हो रही है देश भर में, क्योंकि हिंदी से जो है, हिंदी एक राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, और भारतीय भाषाओं को भी सम्मान, जो स्थानीय भाषा है उसको भी साथ साथ सम्मान देने की बात की जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। वैसे में जो स्टालिन साहब का विरोध है वह राजनीति से ओतप्रोत है।